welcome to today's Living Sun session. So today we will be discussing about cancer and its aftercare. So today we have our Shilpa Masundarji with us, and she's a clinical psychologist. So hi and welcome. Hi ma'am, welcome to today's Living Sun session. So firstly, I'll give a brief introduction about ma'am, and then Shilpa ji can take the session. And finally, if any of you guys have any doubts, please do clear it with her. And yeah, so Shilpa ma'am completed her MBA in healthcare operations, and she did her palliative care from Stanford University. And she also completed Science of Happiness from Berkeley, Crafting Realities from IIM Bangalore, Mindfulness Advanced Training from MDSR, and Dream Therapy from IIT. She presently provides services to cancer patients in Tata Memorial Hospital, Mumbai. She has been practicing yoga for many years. She is also into organic farming and environmental advocacy with her husband, Dr. Sudarshan Tomar, who is a cancer, burns, and reconstruction surgeon. So welcome once again, Shilpa ma'am. So I'll just hand over the session to you and we can start over from here. Thank you so much for lovely words, Annie. Thank you. So much. I'm very sorry. पहले तो मैं बहुत वो हूँ, आज मेरे वहाँ कुछ इंटरनेट का इश्यू हो गया है, तो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपने फोन से उसके द्वारा आपसे आज कर रही हूँ। और मेरी एक गलती हो गई, मैंने उसको ईमेल पे नहीं भेजा था, इसलिए आप मेरा प्रेजेंटेशन नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो मैं बोलूंगी जो सब मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो कैंसर एंड इट्स आफ्टर केयर आज का हमारा टॉपिक है, कैंसर एंड आफ्टर केयर। कैंसर तो आप सभी को पता है, केयर क्या होती है, माने देखभाल, देख रेख। देख रेख माने उसको ऑब्जर्व करना, उसका निरीक्षण करना, उसको समझना, उसके साथ रहना, उसको केयर कहते हैं। तो कैंसर के बाद केयर क्या होती है? तो जैसे आप सभी को पता है, मैंने 2-3 स्लाइड कैंसर के बारे में लिखी हुई थी कि कैंसर क्या है। कैंसर माने जो एक ग्रोथ होता है हमारे शरीर में, हर एक सेल जन्म लेते हैं और उनका डेथ निश्चित होता है, लेकिन एक जगह पे ऐसा होता है, वो सेल मरते नहीं है और नए सेल बनते जाते हैं उसके ऊपर। तो वो चीज ट्यूमर के रूप में वो अपने शरीर में कोई भी जगह पे, वो सॉफ्ट टिश्यू भी होते हैं, बोन्स के भी होते हैं, तो वो कहीं भी होके हमारे शरीर में ग्रोथ हो जाता है, ट्यूमर जैसा वो बढ़ते जाते हैं और उसको पता नहीं है कि कहाँ स्टॉप होना, उसको कैंसर। अभी ये जो ग्रोथ है वो जरूरी नहीं है हर एक ग्रोथ इज कैंसरस है, कोई बिनाइन भी होते हैं, तो उसमें हमें खाली ऑपरेशन करने होता है, उसमें नहीं। तो हर एक जो ट्यूमर होता है वो जरूरी नहीं है कैंसर का। ओनली जो दिमाग में, ब्रेन में होता है, उसको हमें जरूरी है कि सर्जरी करनी है। कैंसर के काफी ट्रीटमेंट रहती है, एक तो हम सर्जरी करके निकालते हैं, एक हम अलग अलग रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशन से उसकी अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। तो सर्जरी करके हम कोई ट्यूमर को निकाल देते हैं, कोई कीमो करके हम बहुत सारे ट्यूमर को निकाल देते हैं, कोशिश करते हैं उसको कम करने की, फिर रेडिएशन से भी कम करने की कोशिश करते हैं। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है कि जो बोन्स के, तो उससे भी हम उसको कम करने की कोशिश, एक हार्मोन थेरेपी होती है, तो बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है। तो ये हार्मोन होती है, एक इम्यूनो बायोलॉजिकल थेरेपी, एक टारगेट थेरेपी वही सेल पे, एक क्रेयो जो एकदम फ्रोजन करके, ठंडा करके उसको किया जाता है। दूसरा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, उससे उल्टा जो गरम, एकदम गरम थिन नीडल से किया जाता है। इसके ऊपर हम बहुत सारे, हर एक ट्रीटमेंट, हर एक अलग अलग टाइप के कैंसर के ऊपर हम करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और ये सब रहते हैं। तो जब भी हमारा कैंसर की ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है, जो कंटिन्यू है कि हमारी सर्जरी हो गई, उसके बाद कीमोथेरेपी हुई या जो भी ट्रीटमेंट हमने ली है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद पेशेंट का वो पर्पस के अब हम क्या करें। अभी हमारा रेगुलर
डॉक्टर के पास जाना नहीं है। अगर हमें कुछ हुआ तो वो अंदर से फियर आना चालू करता है और वो अनसर्टेनिटी रहती, अब क्या होगा, अब हमें कुछ हुआ तो हम। दूसरी एक चीज, बाकी छोटी छोटी जगहों पे अगर आपको कैंसर है, अरे हम नहीं देखेंगे, तो वो जो डर रहता है उसे हमें निकालना, उसके साथ हमें डर के साथ रह के हमें उसके साथ वार्तालाप करना है कि मुझे ये डर क्यों है, किस चीज का मुझे डर है, क्या होगा उसका, उसके साथ हमें, हमारे डर के साथ हमें नेगोशिएट करना है कि भाई क्यों हमें ये डर, इस चीज का हमें डर है, अगर ये चीज का है तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उपलब्ध है जो हमें पता नहीं है। अगर आप टाटा हॉस्पिटल के पेशेंट हैं तो आपको एक कार्ड दिया जाता है, तो आप जहां भी रहते हैं उसके डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो हर एक जगह पे कोई ना कोई कैंसर का एक सपोर्ट ग्रुप रहता है, तो वो जगह पे हम जाके हम अपनी मुश्किलें सबके सामने बता सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप में सभी उसी टाइप के आते हैं, तो सब अपनी अपनी तकलीफें बताते हैं और कोई उसके सॉल्यूशन उन्होंने किया क्या, तो उनसे भी हमें सीखना मिलता है। तो हमारे मेनली क्वेश्चंस फिजिकल थोड़े बहुत रहते हैं कि इसके बाद अगर हम, हमारा किसी को वो पोर्ट लगा हुआ होता है, किसी को कोलोस्टोमी बैग होती है, तो हमारा पूरा फिजिकल अपीयरेंस वो होता है, या हमें बैग कैसे चेंज करनी है, वो कहाँ सीखना है, वो हमें, वो सब जानने की, तो हमें कहीं बाहर जाने को थोड़ी तकलीफ होती, कोई देखेगा तो कोई हमें पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे, वो भी हमें शर्म। दूसरा, हम अपने काम पे कैसे चालू करें, हमारा जो कैंसर की वजह से हमने थोड़ा टाइम वो काम को पॉज लिया था, तो वो काम पे हम कैसे शुरुआत करें, तो हमें कितना तक हम कर सकते हैं, कितनी तकलीफ हम ले पाते हैं, हमारा वर्किंग शेड्यूल क्या है, हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है, तो वो मुताबिक हम डिस्कस करेंगे अपने डॉक्टर से कि हमारा ये काम है, हम कितना जा पाए, हम कितना करें। दूसरी, हमारी पर्सनल फैमिली लाइफ रहती है, हमारी सोशल लाइफ, कि हमें कहीं शादी में जाना है या कोई परिवार में कुछ है तो हम वहां जा सकते हैं कि नहीं। तो ये सब प्रश्न उसके साथ उसके बाद काफी रहते हैं, तो ये हर एक प्रश्न का हमें जवाब मिलना बहुत जरूरी, वो हम अंदर अंदर रखते हैं, तो उसे एक एक प्रश्न का हम जवाब आप हमें पूछते जाए, हम देते जाएंगे कि हाँ, आप फैमिली लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ की इंटीमेसी लाइफ भी आप लीड कर सकते हो, उसके लिए कुछ चीजें रहती है वो हम संभाल के करें, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, काम भी हमारा वर्किंग है। लेकिन जब हमारा कीमो चालू होता है तो हमें बताया जाता है कि बहुत, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम थोड़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तो तभी हमारी इम्यून सिस्टम बेस्ट पे नहीं होती, इसलिए बोला गया कि कच्ची चीजें ना खाएं, सैलेड ना खाएं, ऐसा कच्चा जो रॉ हो, बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडा चीजें ना खाएं, तो उससे, क्योंकि उससे इन्फेक्शन, या बहुत क्राउडेड जगह पे लोगों को जहाँ सर्दी खांसी बुखार जैसा हो गया हो जाता है, तो वो जगह पे ना जाए, क्योंकि हमारी खुद की इम्यून सिस्टम कम होती है तभी, जब हम कैंसर की ट्रीटमेंट, उसके बाद कोई नहीं, तो थोड़े समय बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए, ऐसी जगह ना करे, किसी को बहुत सर्दी खांसी हुई तो दूर रहे। आजकल एक नया वो हो गया है कोविड, तो कोविड की वजह से हमें, अगर कैंसर है और कोविड हुआ है तो उसकी वजह से हमें काफी चीजों को संभाल लेनी पड़ती, हमारी मूवमेंट, मास्क वो हमारा जरूरी हो गया है, कहीं भी जाए, इवन इफ आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, मास्क और डिस्टेंस मेंटेन करना आजकल एब्सोल्युटली जरूरी, ये न्यू नॉर्मल लाइफ हो गई, पता नहीं कितने दिन तक हमें इस तरह से रहना है, लेकिन हमें अपने आप को तो बचाना ही है। इवन इफ हमने फुल्ली वैक्सीनेटेड है, फिर भी हमें मास्क और वो थोड़ी दूरी बजा के ही रखना है, तो उसके बाद हमारी सर्टेन कैपेसिटी कम हो जाती, वायरल कहाँ शरीर में हमें तकलीफ देता है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपना खाना पीना, हमारी एक्सरसाइज भी बहुत सोच समझ के करें, कि एकदम करीबन 6 महीने तक हम हैवी एक्सरसाइज तो बिल्कुल में ही ना जाए,
क्योंकि हमें पता नहीं। तो हल्का सा वॉक करना जरूरी है हर एक को। तो वो 20 मिनट्स पहले 10 मिनट करे एटलीस्ट फॉर 4-5 डेज, उसके बाद नेक्स्ट वीक 15 मिनट्स, और ऐसे ऐसे समय शुरू से नहीं। हम पहले 30 मिनट और हम जिम में ये एक्सरसाइज कर पाते, वो इमीडिएटली बिल्कुल शुरू ना करे। धीरे धीरे वो चीजें 10-15 मिनट का वॉक सुबह शाम ले। कोई तकलीफ हो रही है, कुछ हुआ है तो वो नोटिस करे, वो बताए, वो डॉक्टर को बताए। अगर उसके बाद नहीं हो रही तो नेक्स्ट वीक में 15-20 मिनट का लो, और उसके बाद आधा घंटा। और योगा की एक्सरसाइज, और जिम में तो करीबन अगर हैवी एक्सरसाइज में आप जाते हैं तो करीबन 4-5 महीना तो बिल्कुल हैवी एक्सरसाइज ना करें, हल्की हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जिससे आपको बहुत तकलीफ ना हो। दूसरा, योगा आप हल्के हल्के योगासन करें, एकदम हैवी योगा में शीर्षासन और वो टाइप के आसन आप बिल्कुल तुरंत शुरू ना करें, करीबन 5-6 महीना तो बिल्कुल ना करें। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने उनकी गाइडलाइंस तो वही थे कि करीबन आफ्टर 3 महीने बाद आप वॉक 5 दिन एक्सरसाइज आधा घंटा की 20-30 मिनट्स आप 6 महीने में कर सकते, और आप रेगुलर एक्सरसाइज अबाउट 6-12 मंथ्स देख के ही बराबर अपना वो करके ही। दूसरा, हमारा हेल्थ फॉलो अप, जैसे ही हमारी ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है, कैंसर तो है ही, अभी वो रेमिशन में गया हुआ है, लेकिन वो हमें कंटिन्यू अपने आप को देखभाल, वो केयर करनी है, वो फॉलो अप कंटिन्यू करना है। फॉलो अप माने आपके डॉक्टर के पास आपकी विजिट 3 मंथ्स में बुलाते, शुरू में शायद 1 महीने पे बुलाए, जिस तरह से आपका कैंसर है और कितना फैला हुआ था, क्या स्टेज के मुताबिक किसी को 1 महीने में बुलाते हैं, किसी को 2 महीने में, 3 महीने। तो कभी आपको रेगुलर चेकअप के लिए, वो चेकअप में आपको सीबीसी ब्लड टेस्ट करने हैं, या क्या 6 महीने में आपको सीटी स्कैन कराना है, या कोई कोई पेशेंट को हम पेट स्कैन भी बोलते हैं, कोई ट्यूमर मार्कर रहता है, किसी को मेमोग्राफी करानी। तो वो पूरा आप नोट डाउन करके रखे कि हमारा रेगुलर चेकअप क्या है और हमें क्या क्या कराना। दूसरा, क्या फ्रीक्वेंसी पे हमें ब्लड टेस्ट कराने। अगर हमें 6 महीने बाद भी बुलाया तो हमें 2-2 महीने पे, 3-3 महीने पे रेगुलर सीबीसी टेस्ट कराने, या कोई स्पेशल, अगर हम डायबिटिक है तो हमें H1BC1 वो हम 3 महीने पे कराना है। हमें रेगुलर शुगर का, अगर हम हाइपरटेंसिव है, अगर हमें कार्डियक इश्यू है कैंसर के साथ, तो ये सब के अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे प्लान करना है। अगर ये प्लान जब भी होता है तभी आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर भी सकते हैं कि ये प्लान आपके मुताबिक हो। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो उस मुताबिक आपकी फ्रीक्वेंसी में, आपको ट्रैवलिंग में कोई इश्यू, कोई मुंबई से बाहर आ रहा है, किसी ने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी है, तो वो उनको कभी छुट्टी मिल सकती है। तो आप बेझिझक डॉक्टर से बोले कि ये समय हमारे परिवार में कोई फंक्शन है, या हमारी बेटी का कोई फंक्शन या कुछ है, तो वो जो प्लानिंग हो वो भी पेशेंट के सुविधा के मुताबिक हम करें। तो आपको अपनी सुविधा भी बतानी है अपने डॉक्टर के पास कि हमारे ये समय में हम कर सकते, वो मुताबिक डॉक्टर जितनी आपकी सुविधा कंसीडर कर पाएंगे, जरूरी नहीं पूरी कर पाए। कभी कभी आपको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना रहता है, लेकिन वो मुताबिक आपको, अगर आप वहां नहीं है, आपकी हॉस्पिटल पे करेक्ट नहीं है, तो फिर आप अपने आप घर पे बैठ के आप किस तरह से अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं कि हमें अपने मुताबिक क्या क्या तकलीफों का सामना करना है। अगर हमें ये प्रॉब्लम हुआ तो हम किस तरह से करें, हम क्या क्या चीजें अपने आप में बदलाव लाए, या खाने पीने की, तो वो। और जैसे ही हमारी हॉस्पिटल वाली ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है, जो हमें रेगुलर सपोर्ट मिलता है हॉस्पिटल से, वहां से साइकोलॉजिस्ट से, वहां के काउंसलर्स से, ऑन्को काउंसलर्स से, तो वो हमें थोड़ा कम हो जाता है। तो हम आस पास कोई सपोर्ट ग्रुप में, तो हम अपने परिवार में, फैमिली में कोई है ऐसा जो हमारे परिवार में, हमारे रिश्ते तो ऐसे 2-3 टाइप के भी रहते। एक रिश्ता जो हमारा, उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनसे हमारी कोई
तो उनसे हम कभी कभी वो चीज की सडनली शॉर्ट डिस्टेंस पे शॉर्ट टाइम पे हम बोल सकते हैं कि आप। दूसरा एक गिव एंड टेक जैसे रिश्ते में है कि हम थोड़ा उनके लिए करते वो थोड़ा, तो उनको हमें ओपनली बताना है हमें जरूरत है आपकी मदद की, उसमें शर्म नहीं रखनी है। तब तो हम ओपनली बताएं कि हाँ हमें डॉक्टर को विजिट करनी है नेक्स्ट महीने में, तो हम अगर हमारे परिवार के तो आप में से कोई हमारी आशा है। और तीसरा रिश्ता जो डिफॉल्ट से है, जो हमारे फैमिली, उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है, उसमें हमें मदद मिल सकती है, मदद नहीं भी मिल सकती है, लेकिन उसके ऊपर हम इतना डिपेंड होना और उसके अफेक्ट भी नहीं हो, अगर वहां से मदद नहीं आती है तो हमें अफेक्ट भी नहीं होना है। लेकिन हमें अपना प्लान पहले से कि नेक्स्ट मंथ पे अगर मेरी फॉलो अप विजिट है, मेरे वाइफ, मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे या मेरे इन लॉज में से कोई भी नहीं आ सकता है, तो और कोई फ्रेंड्स आ सकता है। रोज अगर आपको किसी के पास, अगर आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे शुरू शुरू, तो वीक में 2 दिन ऐसे रखे कि आपके कोई ना कोई एक ही दिन में सब परिवार वाले, सब दोस्त लोग ना आ जाए। एक एक दिन पे आप खुद फ्रेंड्स को आप बताइए कि आप एक दिन पे आप आए, दूसरे दिन पे आप आए, तो वो हो सकता है। दूसरा कीमो और रेडिएशन की और कैंसर की ट्रीटमेंट से थोड़ा कंफ्यूजन और मेंटल फॉगिनेस, हमारी दिमाग की क्षमता में थोड़ा समय फर्क आ सकता है, हमारी मेमोरी में थोड़ा फर्क आ सकता है, हमारी डिसीजन मेकिंग में, उसको हम मेंटल फॉगिनेस बोलते। ये परमानेंट नहीं रहता है, लेकिन थोड़े समय हाँ ये रहता है। तो वो समय हम क्या केयर करें, हमारे लिए क्या जरूरी है कि वो केयर होनी चाहिए हमारे लिए, तो वो आपको काफी मदद में आएगा। अगर अगर हमें पहले से ही है कि ये मेंटल फॉगिनेस है, ये कंफ्यूजन स्टेट है, तो परिवार में भी लोग को आप बता सकते हैं कि ये थोड़े समय ऐसा हो सकता है हमारे साथ, हम डिसीजन नहीं, हम थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, हमारी मेमोरी थोड़ी फॉगी रहती। और खाने में तो जैसे नॉर्मल खाए, आपका मुंह का कैंसर है या ये है, अगर कोई चीज है तो वो उसके लिए, लेकिन नॉर्मली ऐसे भी आजकल बहुत स्पाइसी फूड, बहुत फैटी फूड, तेल वाला, बहुत ही शुगर वाला, और हेवी फूड, हेवी मील्स, लार्ज मील्स, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हो और बहुत जल्दी खाना, ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए भी हम बोलते हैं थोड़ा संभालिए। तो स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए ये सब बहुत तीखा, बहुत तला हुआ, बहुत मीठा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला, हेवी फूड एक साथ खाना, बहुत जल्दी से खाना, तो ये सब चीज ऐसे ही थोड़ी मना है। तो ये कैंसर पेशेंट्स के लिए तो और भी थोड़ा, क्या खा सकते, नॉर्मल घर का बना हुआ हर एक चीज आप खा सकते। अगर आप डायबिटिक है तो फिर आपका मीठा का वो ऑप्शन है, अदरवाइज आप हनी लीजिए, थोड़ा मुंह खराब है, म्यूकस कीमो से थोड़े आपके, कोई कोई पेशेंट को दांत की बीमारी आ, अंदर का म्यूकस और सलाइवा में होता है तो मुंह में छाले, ये सब कैंसर के बाद होते हैं, तो बहुत पेन होता है। तो जरूरी है आप डॉक्टर के पास जाइए, आप पैलिएटिव डिपार्टमेंट जाइए और आप बताइए कि हमें ये तकलीफ है, तो मुंह के लिए हम दवाइयाँ दें। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसके लिए आपको, कैंसर होना जरूरी नहीं है, आपको हर एक पेन है उसको सहन कर, उस सब के लिए आपको ट्रीटमेंट है जो वो आपको मिल सकती है। जूस में आप एप्पल और ग्रेप का जूस रेडी वो है, वो ले तो आपके लिए, सूप ले, हल्का वाला सूप, बहुत हैवी सूप, क्लियर सूप, वेजिटेबल सूप है। और आजकल कितना पता, लेकिन काढ़ा बोलते हैं मदद करता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा अदरक, वो पेन किलर, नेचुरल पेन किलर है, तो थोड़ा अदरक, तुलसी पत्ता, और ये देखिए काढ़ा, हर्बल टी आप ले सकते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। और हम रेगुलरली आपको 2 महीने, 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 1 साल, फिर 2 साल, करीबन अगर आपकी बॉडी 4-5 साल तक कोई रिएक्शन, तो हम बोलते हैं आप कैंसर फ्री है।
लेकिन कभी कभी किसी किसी पेशेंट 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद और 25 साल बाद भी कैंसर आते हैं, लेकिन गारंटी तो हमें कोई चीज नहीं है। तो हम बाहर, घर से बाहर निकले तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऊपर वाले ने हमें कैंसर के बाद इतना सारा मौका दिया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बहुत कुछ करने का, तो उसके फियर से हम आज का दिन ना बिगाड़े। तो ये, और कीमो की तो पहले इन 1970 एक रिसर्च हुआ था कि कीमो के सर्वाइवल रेट क्या था आफ्टर कीमोथेरेपी। तो तभी सर्वाइवल रेट 18 था, 18%। और तभी कीमो की बहुत सारी दवाइयां भी नहीं हुई। आज लास्ट 10 इयर्स में कीमो की इतनी सारी दवाइयां नई नई डिस्कवर, जिसकी टॉक्सिसिटी काफी कम है। रेडिएशन पे आईजीएमपी की जो वो टारगेटेड रहते हैं, आसपास के सेल जो सेल्स रहते हैं उनको तकलीफ नहीं होती, तो उनको कम उसके ऊपर रेडिएशन करते। तो लास्ट में पता लगा ऑलमोस्ट सर्वाइवल रेट 54% है आफ्टर कीमो। तो इसके नए नए कीमो की दवाइयां आई है, रेडिएशन बेस आए, नए नए मशीन आ गए, तो उससे सर्वाइवल रेट काफी बढ़ गए। तो हम, जो हमें जो जिंदगी, तो हम, हमारे लिए ये जरूरी है। कैंसर एक, जैसे हम बुक, हमारे पास एक बुक रहे, तो उसमें उसमें बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं, हमने स्कूल में पढ़ाई की, तो 1 to 20 चैप्टर्स रहते हैं, 1 to 40 चैप्टर्स। तो आप कैंसर को एक चैप्टर समझ, पूरी आपकी लाइफ एक बुक है, उसमें एक चैप्टर कैंसर का, पूरी जिंदगी कैंसर। तो वो जो जो हमने जीवन में लड़ाइयाँ लड़ी होगी, ना हमने अपने आप को रेडी किया, उस मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे तो हमें तकलीफें कम। तो दिस इज मेरा प्रेजेंटेशन। मुझे अभी मैं आपके क्वेश्चंस के लिए रेडी हूँ, अगर किसी को कुछ खास पूछना है या कोई एरिया बताना। So this is what my presentation I wanted to give. But if my PPT would have, I would have given little more in detail. I could have shown little more things. But since with my PPT wasn't, my net is sufficient. So I have said it. If anybody wants to ask me any question, I'm open. The floor is open. Hello. Hello. Yes. Yeah. Am I audible to you, ma'am? Yes, you are. Yeah. Hi, ma'am. This is Ayushi, and thank you Yes. so much for your presentation. And I just wanted to know one thing, ma'am. So in coming future, क्या हम कैंसर का कोई और भी ट्रीटमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं? Have stem plant transplant, immunotherapy. So is there any possibility in future we could have some other treatment as well? There are many therapy. I had already said there are immunocryotherapy, bone marrow, frequency. There are so many, and one particular cancer will have a different type of therapies. And already so many places all over the world, lot of clinical trials are happening in the area of cancer also. Okay. So we don't know how the chemo, for chemo, so many new medicine drugs have come. So which has a less toxicity, the hair fall and all. Why it has a hair fall? हमारे शरीर में, I'll go in Hindi because the other people also will understand. Yeah. So I'll go for this in Hindi. अगर कीमो के बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमारे बाल, Right. वो एकदम दिखता है। तो कीमोथेरेपी क्या करती है, जो हमारे जो सेल है उसको मारने की कोशिश करती है, जो कैंसर। तो उसमें क्या होता है, कई दफे
कीमोथेरेपी को समझ में नहीं आता है कि ये कैंसरस सेल है कि वो भी मारता है। तो हमारे शरीर में दो चीज लाइफ टाइम तक ग्रो होती है, वो हमारे नाखून और हमारे बाल। सो इट अटैक्स दैट। अभी आजकल जो नई मेडिसिन उसमें भी काफी फर्क हो गया है, तो कई दफे बाल भी बहुत कम जाते हैं, और अगर बाल गए तो भी नए बाल बहुत ही सुंदर आ जाते हैं। तो उसकी भी थी हमें इसलिए बाल, लेकिन वो बिल्कुल चिंता लायक नहीं। हमें बिल्कुल वो थोड़ा टाइम आपको लगेगा, हमारे नाखून थोड़े काले हो जाते हैं तो हमें लगता है, लेकिन वो रिवर्सेबल। कई दफे किसी पेशेंट में नहीं होता है, लेकिन ये उससे हमें देखना है हमारा रिस्क और हमारे बेनिफिट, हमें फायदा कितना है अगर हम ये तो हम अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट लेने से हर एक चीज के थोड़े बहुत नुकसान है ही, क्योंकि जहर जहर को मारता है। कैंसरस के जो जो सेल है तो वो इतने टॉक्सिक रहते हैं, तो उसको मारने के लिए भी हमें वही टाइप के दवाइयां यूज करनी पड़ती। तो वो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो होती ही है, लेकिन वो साइड इफेक्ट और जिससे हमें कितना बेनिफिट मिलेगा अगर ये ट्रीटमेंट से हमारी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा हम काम कर सकते, और उसके ये छोटे छोटे अगर है तो ये अवॉइडेबल, हम उसके ऊपर इतना ध्यान ना दें। राइट। मैम एक और क्वेश्चन था। सो वी ऑल नो कि जैसे इन केस कैंसर अगर एक बार हुआ तो क्योर हो गया, उसके बाद वापस कैंसर कुछ लोगों को वापस हो जाता है, तीसरी बार होता है, चौथी बार भी आई हैव सीन केसेस जिसमें ऐसा हुआ है। तो मैम मेजर कॉज क्या होते हैं? बिकॉज कैंसर अगर एक बार कैंसर हुआ तो ये क्योरेबल हो गया, तो ऐसे उसके बाद क्या मेजर फैक्टर्स हैं कि वापस कैंसर डेवलप होता है? Is it heredity or is it like something else? Exactly, तो आज तक कॉज 100% तो किसे ही नहीं पता चली, नहीं तो टोटल क्योर हो जाता। Yes. वो वर्क काम चालू है, लेट्स होप कि हमें और इसके इंफॉर्मेशन मिलती जाए कि व्हाट आर द कॉजेस। फर्स्ट थोड़ा लाइटर नोट पे मैं लूंगी। अगर आपने बोला एक दफे हुआ, दूसरी दफे हुआ, तीसरी दफे हुआ और चौथी दफे कैंसर। असलम आपका, आप थोड़ा म्यूट पे चले जाएं। नर्सिंग कॉलेज दूसरे जो है आप थोड़ा म्यूट पे चले जाए तो मैं बोल सकती। आप पार्टिसिपेंट आप थोड़े म्यूट पे रहे तो आई थिंक प्लीज अगर आप नहीं है तो आप म्यूट पे चले जाएं तो मुझे बोलने में और दूसरे आपको समझने में सुविधा। थैंक यू। हाँ जी, तो जैसे आपने बोला कि एक को 4 दफे कैंसर हो गया, तो 4 दफे माने उसकी इतनी लाइफ तो 4 दफे तक हुई ना। ऑन अ लाइटर नोट, आज हम घर के बाहर भी, घर बैठे भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं कल सुबह देखूं। राइट। एक बात होती है कि अगर हमें कैंसर है तो हमें पता है कि हमारी लाइफ थोड़ी डेंजर में है। कहीं से और आवाज आ रहा है। आयुषी आपके वहां तो कोई आवाज? थैंक यू आयुषी। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमें कैंसर हुआ है और हमारी लाइफ थोड़ी क्रिटिकल या सीरियस है। बहुत सारी चीजों में हमें पता भी नहीं होता है, हार्ट अटैक तुरंत आता है और डेथ तुरंत, हमें समय ही नहीं। तो ये रोग थोड़ा बहुत हमें समय भी दे रहा है कि हम पूरी जिंदगी का प्लान करें, हम आगे क्या करेंगे हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, या हमारी वाइफ हस्बैंड एल्डर्स बड़े हो तो किस तरह से, तो वो हमें समय भी दे रहा है। हर एक चीज के पीछे एक अच्छी चीज भी होती है कि कैंसर हमें समय देता है कि हम अपनी विल बना ले या अपने बच्चों को बता दे। और अगर वो है कोई ऐसा चीज है
तो हम जर्नलिंग करते हैं। हम हमारे बहुत सारे पेशेंट जो उनके पास बहुत समय नहीं रहता है, तो उनके बच्चों के बच्चे आने, किसी के ग्रैंड चिल्ड्रन आने, या शादी है, या अगर उनके यंग बच्चे हैं, वो ग्रेजुएट होने वाले, तो हम उनको बोलते हैं आप एक लेटर लिख के रखिए, चिट लिखिए कि ये बच्चों की 18th बर्थडे पे हम खोलेंगे। या बहुत सारे वो आजकल वीडियो हो गए, तो आप वीडियो कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं, पेशेंट का रख सकते हैं कि बच्चों की शादी के दिन आप ये प्ले कर, और हमारा ग्रैंड चाइल्ड बच्चा हुआ। तो बहुत सारे, इतनी सारी टेक्नोलॉजी ने एडवांस, तो इससे हमारी जो दिल की इच्छाएं हैं, जो हम अपने परिवार को अगर हम नहीं भी रहे और बताना चाहते, तो वो कैंसर वो समय हमें देता है। तो हम ये सारी चीजें करके अपने परिवार को बता सकते हैं कि हम ये 18th बर्थडे पे या उनकी शादी के दिन ये वीडियो प्ले करते हैं, ये मेरी इच्छा है। तो ये हम सब लिख के रख सकते हैं। ऐसा कोई चीज वीडियो कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं, एक बुक में लेटर जैसा लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारी दिल की, जो हम आफ्टर लाइफ भी अपने बच्चों को बताना, या अपने परिवार को, या अपने दोस्त के लिए, किसी के लिए भी हम कर सकते। तीसरा आपने पूछा था कि कैंसर, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा फॉलो अप रहता ही है, डिपेंडिंग अपॉन क्या टाइप का कैंसर था, किस तरह था, तो हमको 1 महीने पे, 3 महीने पे, 6 महीने पे, 1 साल पे, ऐसे हम कर कंटिन्यू। जैसे 3 महीने तक कुछ नहीं आया 2 टाइम, तो हम 6 महीने बाद पेशेंट को, अगर 6 महीने क्लियर रहा तो हम 1 साल बाद, और उसमें बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपका वेट लॉस होता है, कहीं पेन होता है, तो आप ये सब चीजें देखें, आप ये सब चीजें करें, और तुरंत आप आ जाए। अगर ये नहीं हुआ, 1 साल बाद नहीं हुआ, 2 साल बाद नहीं हुआ, तो फिर आप रेमिशन में आए। लेकिन कभी कभी कोई कोई केस में वो नहीं होता है, कैंसर के सेल इतने इतने माइन्यूटली बॉडी की कोई भी जगह पे छुप के बैठ जाते हैं, राइट। और वो पेट स्कैन में या कोई भी जगह पे कई दफे नहीं आते, 3-4 साल बाद तो आ ही जा, अगर किसी को है तब तक। तो अगर नहीं आता पाते तो अब किसी को 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हो सकता है। लेकिन उसका पॉजिटिव क्या कि हमें इतनी लाइफ तो कैंसर के बाद मिली, तो हम प्लानिंग कर पाए, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव, इंस्टेड ऑफ हम नेगेटिव में जाए, हम पॉजिटिव देखें। राइट तो ये हमें काफी वो हो सकता है। right. Have I answered all your questions? Yes, I understand all your concepts which you just told me, and thank you so much for resolving my query. I hope you are confident. Yes, thank you. Yes, Mehul, you wanted to ask. Yes, Mehul, you can go ahead. Yeah. Hi, Dr. Shilpa. My name is Mehul. Yeah. I'm in the US and I'm a stage 4 throat cancer survivor. So Yes, this Mehul. is my 7th year in remission. I'm talking with only Wonderful. one vocal cord. Yeah. So on the question that Ayushi raised, and I was also listening to your speech, I definitely would want to see the presentation. If you can email it to Dimple or, share it on the I group. will send it to you. It's very small. It's nothing detailed in this presentation. Yeah. But definitely, Yes. I wouldn't mind. Yes, Yeah. Ayushi, can you mute yourself because it's a noise in the background? Sure. Sorry. Thank you. So I was listening to all you said and I completely relate to everything because I have been following my own protocol. I've made my own, like I eat fruits and vegetables more often now after my cancer. I'm in many groups like this and I talk to doctors and patients. So with the question that Ayushi has, I would like to add something with your permission. Yes, please go okay. ahead. This is So I'm not I just said, if we all have some information, if we share, it's not one-way communication. It's right. So session. It's interactive. So it's that if you have something to add, I'll be happy to know more from you. Yeah. So correct me if I'm wrong, but from what I've learned in the past years. So Ayushi and everybody who's listening, from what I know, every body has cancer cells.
सेल्स होते हैं तो वो कैंसरस भी होते हैं. There are cells in everybody right now, even in me, which are cancerous. But our immune system जो होता है, it usually kills them. It takes care of them. जब आपका immune system down होता है और जब ये cancerous cells overgrow करते हैं उसको, at that point it is when the cancer starts coming up, when the tumor starts happening. So आपका जो क्वेश्चन था कि किसी को 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, तो ऐसे बहुत रेयर होता है. Actually technically 5 साल के बाद आदमी कैंसर फ्री होता है, and when the cancer comes back again after 5 years, it is considered a new cancer, not the old one. So if your cancer is coming again and again, then it's the same cancer, it's not gone, from what I think. And then as I said, every body has cancer cells, so you have to take care that your immune system is always up. Once your immune system is down, it's the point where the cancer can overtake it and take control of your body. So I hope this helps answer your question that why it's coming again and again, because your immune system is not taking care of it. And medicine jo hota hai na, it is just temporary, like it just tries to suppress that cancerous cells, it just tries to kill it. But basically you have to have a strong immune system. And this is a misunderstanding. Like I talk to many people that if you understand what is cancer and how it is formed, like Dr. Shilpa explained in the beginning, like, the cells, they stop dying and they start doing the same thing. So apna body apna doctor hota hai. You can, your brain can understand what's going on in your body. Something is wrong in my hand, or I've got a headache. So these are the signs that your body tells you, and then you practically, so every body is different, every cancer is different. No two cancers are same. तो मुझे जो कीमो से मैं ठीक हुआ, वो शायद same cancer को another person को नहीं हो सकता, because his body is different. It's like the taste buds. I can eat spicy, you cannot, in the same food. So सबका अलग अलग. Cancer is a very complex disease, so it's a combination of many diseases together, from what I have read. So it's अगर so just trust your doctor, because they know more about what's going on in your body than anyone else who's talking to you. So I hope this clears some doubts. The mainly क्या होता है, कैंसर ट्रीटमेंट बहुत सब्जेक्टिव होता है. Right. लोग समझते नहीं है. वो बोलते उनको मुंह का कैंसर है और मुझे भी मुंह का कैंसर है, तो मैं क्यों नहीं हुआ, मेरे को पहले कीमो क्यों नहीं दिया, और मुझे अभी रेडिएशन क्यों दे रहे, और मुझे ये दोनों क्यों मना कर रहे, मुझे सर्जरी के लिए क्यों नहीं बोल रहे. तो अगर आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी को मुंह में यहाँ ट्यूमर है, वो ट्यूमर टेढ़ा है तो ये नर्व को दबा रहा है, उसकी साइज, उसका ये, तो वो जरूरी नहीं है आप में. प्लस सबकी कोमोर्बिडिटी, सबको अलग अलग बीमारियां. आज को पहले के समय में कोई भी पेशेंट आता था, उनको एक ही तकलीफ होती और उसके ऊपर दवाई. आजकल जो पेशेंट आते हैं, उनको किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटिक है, किसी को थायराइड है, किसी को कार्डियक इशू है, तो वो मुताबिक जो एक चीज में दवाई चल सकती है, वो दूसरे में वो तकलीफ दे सकती है. तो वो मुताबिक आपका वेट क्या है, आपका डिजीज कौन सा है, कौन से स्टेज पे है, आप कौन सी जगह पे क्या काम करते हैं, वो कितना अफेक्ट होता है आपके वर्किंग एनवायरनमेंट. और कॉजेस तो बहुत सारे हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग लिटिल बिट इन ऑर्गेनिक थिंग, इसलिए कि आजकल जो हमने एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़ा भी ध्यान देना नहीं चालू, प्लास्टिक यूज और वो सब इतना हो गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड हमारे खाने में इतना आ गया है कि वो हमारे डेली, और वो इतने कार्सिनोजेनिक है जो कैंसरस सेल बनाते हैं. तो वो ऐसी जगह पे हम बोलते हैं आप सब्जियां खाएं, लेकिन वो ऐसी जगह पे सब्जियां बनती है जो जो वीट, जो गेहूं होता है, वो ऐसी जगह पे फर्टिलाइजर और इतना डाल के सब्जियों को जल्दी हाइब्रिड बनाना, उनको बड़ा करना. तो ये सब भी, प्लस नॉइज पोल्यूशन से लेके ओजोन लेयर से लेके, ये पूरा एक एक पॉइंट, पूरा सब्जेक्ट है कि ये सब कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है. और आज जो हुआ, ये जो कोविड ने हमें सिखाया कि हम बेयर एसेंशियल में रह सकते हैं. हमारे लिए जरूरी क्या है, ह्यूमन टच. जो अगर सबको अगर कोविड में पूछा गया
कि आपने सबसे बड़ा चीज क्या मिस किया हो, तो सभी का मोरलेस यही जवाब, हम अपने दोस्तों को मिलना, परिवार को मिलना, आना जाना, वो हमने बहुत मिस किया। तो यही चीजें जरूरी है। तो हम हमारा फोकस इंस्टेड ऑफ मटेरियल थिंग्स हमारे रिलेशन पे रखें। परिवार में जो जो रिलेशन जो जरूरी है, जो है, अगर कोई रिलेशन नहीं भी चल रहा है तो उनको जरूरी नहीं वहां जाके आप माफी मांगो। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई रिलेशन है तो जरूरी नहीं आप उनको सामने जाके, सामने आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं भी कर सकते, अपने मन से उनको माफी मांग ले या खुद माफी ले ले कि सॉरी मेरे से गलती होगी आज। उसका मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने किया वो सही हो, उन्होंने शायद सचमुच थोड़ा बहुत आपको तकलीफ देने, लेकिन आप अपने आप को तो रिलीव कर सकते हैं। और अगर हम जैसे, अगर यही हार्मोनल हमारी बॉडी में हम जो करें तो जैसे मेहुल ने बताया, हमारी खुद की इम्यून सिस्टम पे काफी फर्क हो सकता है। अच्छी जगह, अच्छी सोच, स्पिरिचुअलिटी में रहे, जिसमें आपका फेथ, जरूरी नहीं है कोई भी, आपका फेथ जिसमें हो, एक पत्थर को आप मान सकते हैं तो उसमें आप फेथ रहे, और उसमें आप अच्छे किसी को ग्रेटिट्यूड रखे कि आपको ये मौका मिला, कि आपको ये जिंदगी मिली, आपको इतना मौका कि आपने इतनी पढ़ाई करके आप एक परिवार के लिए, तो थोड़ा आभार माने जिंदगी का और अच्छी तरह से रहे। तो ये भी बहुत ही जरूरी पोर्शन है आपकी जिंदगी में और आपके इमोशनल वेल बीइंग के लिए, तो ये भी जरूरी है। थैंक यू मेहुल फॉर गिविंग नाइट। और एक चीज मैं और बोलूं, जैसे मेहुल ने भी बताया कि हमारे शरीर में जो कैंसर के जो सेल रहते, सेल हर एक बॉडी में है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हर एक सेल की एक लाइफ होती है और उनको, उनकी एक, वो मर जाते हैं और नए सेल आते हैं। तो कैंसर के सेल को पता नहीं है कि वो उनको मरना है, और वो कंटिन्यू रहते हैं और नए सेल आते जाते हैं, इसीलिए वो ग्रोथ ट्यूमर जैसा हो। जैसे एक सिंपल, अगर आपकी उंगली कट जाती है तो जैसे कट गई तो वहां के सेल ज्वाइंट हो गए और चमड़ी, अगर वहां के सेल को पता नहीं है कि मुझे अभी स्टॉप करना है, तो वहां एक छोटा सा ट्यूमर उनको बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। इन अ वेरी सिंपल वे आई हैव एक्सप्लेन कि कैंसर के सेल कोई भी जगह पे, और सॉफ्ट टिश्यू के भी होते हैं। तो ये अतुल wants to ask something. अतुल जय, आप पूछ सकते हैं। Yeah, thank you, ma'am. So, ma'am, my question was more with regards to young kids, 10, 11 years old, when they get diagnosed with some sort of cancer. Yes. How should we handle it, and how do we explain to them what is happening and all the side effects? How do we deal with that in a very Yes. sensitive way? Because their lifestyle gets disrupted, schooling, going out, friends, and everything. Yes. So when the lifestyle gets, बच्चे काफी अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बच्चों में एक रेजिलियंस पावर बहुत होता है, जो जैसे छोटे बच्चे को हम जल्दी से समझा सकते हैं और वो भूल भी जाते हैं। तो ये जो रेजिलियंस जो में रहते हैं, उसका हमें इस्तेमाल करना है जब भी हम बच्चे को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 6-7 years ओल्ड बच्चे को थोड़ा बहुत डेथ का आइडिया आ जाता है कि 6-7 years उनको डेथ के बारे में इतनी समझ नहीं होती कि ये परमानेंट। तो अगर डेथ का आइडिया उन्हें कहीं ना कहीं कुछ तरह से समझ में आ जाता, अगर हमारा पेशेंट कोई बच्चा है तो पहले हम उसको पूछते हैं तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो जितनी हो सके उतनी हम उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। उनका जो कैंसर है कि उनको कहीं बाहर जाना, और ये हम लास्ट मोमेंट तक रुकते नहीं। अगर उनकी मोबिलिटी है, कहीं आना जाना,
I'm saying that I'm answering in Hindi because many other people can get benefit of my answer. That's the reason I'm choosing the language, this language, so people can understand what your question was and what we can help. So अगर वो बच्चा है तो हम उसको पूछते हैं आपकी क्या इच्छा है, कहाँ जाना, तो वो मुताबिक हम उसकी इच्छाएं पहले तो पूरी करने की कोशिश करें। दूसरा, कहीं ना कहीं उन्हें आइडिया होता है तो हम स्टोरी फॉर्म में अगर अगर घर में कोई डॉल है या ये, तो जैसे इंजेक्शन या कीमो या ऐसे, तो हम वो जगह पे बच्चे को दिखाते, उसको पेन हुआ, उसको ये हुआ, तो उस मुताबिक हम ये यूज कर सकते। हम घर में पपेट्स लेके आ सकते, 2-3 पपेट्स लेके आ सकते, और वो बच्चे की क्वेश्चन है तो हम वो पपेट को नहीं आज बाहर नहीं जा सकते, आज तुम्हारे को दवाई लगी हुई है। तो इसी तरह से हम स्केचेस या स्टोरी फॉर्म में वो करने की हम बहुत सारे एड्स हैं आजकल। और जैसे मैंने बताया कि बड़ों के लिए ऐसे ही, थोड़े बच्चों के लिए कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या करना है, वो तुम लिख के हमें दे दो, या अगर वो लिख नहीं पाते वो बोले तो हम रिकॉर्ड करें या हम अपने उसमें लिख दें। सो देयर आर मेनी वेज। आप कोई इंडिविजुअल केस लाए तो उसके मुताबिक हम विच एड टू बी यूज, कौन सा तरीका हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि कैंसर सब्जेक्टिव होता है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। ये जनरल है कि हम बहुत सारे बच्चों को समझाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें जितना हम सच बोलेंगे, जितना हम कम छिपाएंगे, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करता है, क्योंकि वो फिर बच्चे को वो ट्रस्ट आपके ऊपर और बढ़ जाता है। हाँ, डिफिकल्ट है। तो ये हाउ टू टेल, तो स्पेशली देयर आर हाउ टू ब्रेक द न्यूज, वो उसकी काफी तरीके हैं कि कैसे बच्चों को बताया जाए। तो ब्रेकिंग अ बैड न्यूज, तो ये तो आप कोई भी हॉस्पिटल में जहाँ ट्रीटमेंट है, वहाँ पैलिएटिव डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके आप वहाँ के साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, साइकियाट्रिस्ट रहते हैं, काउंसलर रहते हैं, उनकी मदद लेके आप कर सकते हैं। और ये कौन सा एड इस्तेमाल करना है पर्टिकुलर केस के लिए, तो उसकी आपको पूरी जानकारी, और जितना सच बोलोगे उतना फायदे में, इन शॉर्ट। क्योंकि लेकिन वो किस तरह से बोलना है, कभी बताना है और किस तरह से बताना है, वो एक टेक्निक रहती है। तो वो आप कहीं ना कहीं करें तो उसको आपको डेफिनेटली फाइन। Yes, I have given you. Any other question or any sub question from this you have? I hope I have convinced, I've given you. You are satisfied with my answer? Thank you, ma'am. Yeah. Yes. Thank you. और किसी को कोई प्रश्न? Ma'am, I have to ask a question. It's from Sushil Rathi, sir. So, I think there is a disturbance from here. So he wanted to know how long one has to keep taking targeted medicines like Flabbase 125 milligram after clearing reported PET scan. Sorry, please repeat. So he just wants to know about a medication called Flabbase 125 milligram, and he just wants to know how long one has to take that medicine after clearing PET scan report. And he just wants to know whether he has to take it that long or not. Who's this gentleman? Sushil Rathi. Huh? सुशील राठी। सुशील जी, ये मेरा एरिया नहीं है। हेलो सुशील जी, ये आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को और रेडियोलॉजिस्ट को, रेडियोथेरेपिस्ट को वहां से पूछना पड़ेगा कि ये है, ये मेरा एरिया नहीं है। तो ये इसके बारे में मैं आपको सही जवाब नहीं दे पाऊंगी, ये मेरी स्पेशलिटी नहीं। तो आपको डॉक्टर को ही पूछना पड़ेगा। दिस इज नॉट माय एरिया ऑफ स्पेशलिटी। थैंक यू। या क्योंकि ये जो मेरा एरिया नहीं है, उसमें मैं नहीं आपको सलाह दे सकती। यस सुशील जी बोलिए। यस
बाकी सही है, सही है। I cannot hear you well. You You can write your question to Annie and Annie can send me. Yeah, I think he's Be driving. happy to answer. Or you can hear Annie, you can tell. No, I can't hear him. I think he's driving. Yeah, if anyone else have doubts, please to clear it with ma'am right now. और किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Or Annie, what you can do, they can send you the questions. Okay. And you can send me across, or one day we can have a question answer. Yes, Atul, आपको कुछ पूछना है? हेलो अतुल, आपका No, no, हैंड ma'am. ऊपर है. I'll lower it, ma'am. Okay. हेलो Aslam ji wants to ask something. Yes, please, Aslam. गुड इवनिंग myself Aslam. हाँ जी. Some alternative treatment. Shall we take high dose vitamin C? विटामिन सी एज इट इज हेल्प करता है आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने में. अगर आपके डॉक्टर ने बोला है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. आप आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को पूछ लीजिए. बट आज जितना मेरा नॉलेज है कि विटामिन सी आपको इम्यून सिस्टम बिल्ड करने में हेल्प करेगा. लेकिन ये आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को पूछना पड़ेगा कि मेरे को कितने समय लेना है और मैं कभी डिसकंटिन्यू कर सकती. He's here, ma'am, but I think there is some network issue going on from his side as well. Yeah, ma'am, if you can share me the PowerPoint presentation, that would be great. I will do that. I will do that as soon as my internet has not come. And I had not sent it on my email. Otherwise, I could have done it now. Something I think some major issue has happened. Yeah, that's okay. So I'll share in the group. I then. will as soon as my net comes, I will send it to you. Yeah, sure. Send me your email ID. I will send it across. Okay, sure. Okay. Any other questions? I hope I've satisfied most of the questions and given justice to the topic. Yeah, sure. That was a wonderful session. I did like it. I'm pretty sure that everyone liked it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for being a part of today's session. Thank you all. Thank you. Thank you so much. Thank you. I take everything. Thank you for giving me this opportunity to learn more from all of you all. Sure, ma'am. Our pleasure.